हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द सेशन। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले इडियम्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इडियम पे, जिसे लोग बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। इसे बोला जाता है बीट अबाउट द बुश भी, जिसका मतलब ये होता है कि आप मेन टॉपिक से हटकर इधर उधर की बातें करते रहते हैं। जो भी डायरेक्टली बोलना है वो आप डायरेक्टली नहीं बोलते, मतलब आप इनडायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं और आप इवॉइड करते हैं, इवेड करते हैं, बचते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने से। राउंड अबाउट वे में आप बोलते हैं। तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, विल यू प्लीज स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड गेट टू द पॉइंट। कोई बंदा इतना बोल रहा है कि यार अब तो बस करो, इधर उधर घूमना बंद करो, टू द पॉइंट आओ। या कोई बोले, डोंट बीट अराउंड द बुश एंड टेल मी फ्रैंकली व्हाट यू थिंक ऑफ माई आइडिया। या मैं आपको बोलूं, क्विट बीटिंग अबाउट या अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट यू रियली वांट। तो ये आया कहां से, ये जो ईडियम है ये ओरिजिनेट कहां से हुआ। ये ईडियम तब ओरिजिनेट हुआ जब आप पॉइंट पे नहीं बोलते, इधर उधर की बात करते हैं, मिडीवियल टाइम में। तो जो लोग पंछियों का शिकार करने जाते थे और पंछी जो हैं वो बुशेस के अंदर छुपे हुए होते थे, तो उनको बुश में से हिलाने के लिए क्या किया जाता था, जो बाकी के साथी होते थे वो बुश में टारगेट करते थे, जिससे पंछी जो है वो उड़ के बाहर निकल जाते थे। इससे क्या होता था, वो फटाफट जो पंछी है उसको मार देते थे। सीधा पंछी पे नहीं टारगेट करते थे, बुश पे टारगेट किया करते थे, झाड़ियों के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। इसको ये भी बोला जाता है द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। मतलब विन विन सिचुएशन हो रही है, जीत जीत हमारी है यहां पर, विन विन सिचुएशन। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि एक सिचुएशन जिसमें दो एडवांटेजेस मिल रहे हो, दो डिफरेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों के। या आप ये कह सकते हो आप इंजॉय कर रहे हो दो डिफरेंट अपॉर्चुनिटी सेम टाइम पे। या आप ये कह सकते हो कि आप एक अलग चीज कर रहे हो लेकिन उसमें दो काम करने के आपको फायदे मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बोले कि अगर आपको ये आइटम खरीदनी है तो सस्ती तो मिल जाएगी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज होगा क्वालिटी में, क्योंकि आपको दोनों दुनिया की बेस्ट चीजें तो मिल नहीं सकती, द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड तो मिल नहीं सकता। तो कोई कैसे बोलेगा, यू कैन गेट दिस आइटम फॉर चीप बट यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, यू कांट हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। या कोई बहुत अच्छी बात कर दे, वर्किंग फ्रॉम होम इज a huge plus. You have the luxury of staying at home and you get the benefit of having a job. घर पे रहकर ही आप काम कर रहे हैं, सो इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। या आप ये कह सकते हो, he wanted to become a businessman या an entrepreneur but could not leave the comforts of his job. अपनी जॉब की जो कंफर्ट्स थे वो भी नहीं छोड़ सकता था। He wanted the best of both the worlds. तो मतलब दो अलग कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, और आप चाहते हैं उसमें बंदा सक्सेसफुल हो जाए, बेस्ट मिल जाए उसको। तो इसी बात पे बेस्ट करते हुए आगे चलते हैं, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। इसका मतलब होता है समथिंग जो बहुत फाइन हो, एन एक्सलेंट पर्सन भी बोल सकते हैं, थिंग भी बोल सकते हैं, ये न्यू इन्वेंशन बोल सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। कुछ ऐसा जिसको माना जाए अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट हैज चेंज द वे वी लिव, इट इज द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। या कोई आपको बोले, हैव यू चेक्ड आउट दिस कूल न्यू ऐप, आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। या आप बोल दो, आई रियली लव माई कंप्यूटर मैम, इट्स द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड।
अब ये इडियम कब आया? जब लोगों ने देखा कि ये जो इन्वेंशन हुई स्लाइस्ड ब्रेड को मशीन से निकालने की, जिससे उनकी लाइफ और ज्यादा आसान हो गई, उन्होंने ये इडियम लगा दिया कि द इन्वेंशन ऑफ स्लाइस्ड ब्रेड दैट दे अचीव्ड एज व्हाट वाज अर्लियर डन बाय हैंड, जो हाथ से किया करते थे, अब वो मशीन से किया जा रहा है, तो उनकी जिंदगी तो सफल हो गई। तब से लोग बेस्ट थिंग्स इन स्लाइस्ड ब्रेड बोलना शुरू कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। इसका मतलब यह है कि आप इतनी बड़ी प्रॉमिस कर दो, इतना बड़ा प्रॉमिस कर दो जो आप पूरा ही नहीं कर सकते। आप कर दो स्टार्ट किसी चीज को जो मतलब अकम्प्लिश करनी बड़ी मुश्किल हो। मतलब यू अंडरटेक अ प्रॉमिस दैट यू कैन नॉट अकम्प्लिश, और यू स्टार्ट और प्रॉमिस समथिंग टू डू मोर देन यू कैन अकम्प्लिश। करने से ज्यादा, अपनी अहमियत, अपनी शक्ति से ज्यादा आप बोलते हैं अरे नहीं नहीं मैं तो ये काम कर ही लूंगा, लेकिन पता चले अरे ये तो बहुत ही जबरदस्त है। अगर एक इंसान बोलते अरे मैं अकेला ही एक ट्रक को धक्का मार लूं या बस को धक्का मार लूं, ये तो वही बात हो गई, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। जैसे हम बोल सकते हैं बाय एक्सेप्टिंग 2 part-time jobs he is clearly biting off more than he can chew। या आप बोल सकते हैं I'm sure she's biting off more than she can chew by promise to solve the difficult puzzle in few minutes। I couldn't solve this since last 3 days। मैं तो खुद ही से सॉल्व नहीं कर पाई, ये तो बोल रही है कि अरे मैं तो इसे दो दिन में या 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगी। आगे चलते हैं। और ये एक्चुअली ओरिजिनेट कब हुआ? जब लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा बाइट कर लेते थे और कंफर्टेबली उसको चबा नहीं सकते थे। तो ये उनकी एक तरीके से जो ग्रीडी नेचर है या उनकी जो स्टूपिडिटी है वो रिफ्लेक्ट करता था। और ऐसे ही वो केक्स वगैरह सब कुछ इतना ज्यादा बाइट करने लगे कि बाद में ये एक ईडियम के तौर पे यूज किया जाने लगा। चलिए आगे करते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहने का मतलब एक मिसफॉर्च्यून जो एक एडवांटेज में टर्न कर जाए, गुड आउटकम फ्रॉम इविल सिचुएशन, या आप कह सकते हैं समथिंग टेरेबल एट फर्स्ट बट लेटर रिजल्ट्स इन समथिंग गुड। हम यहां लिख सकते हैं कि एक मिसफॉर्च्यून जो अनएक्सपेक्टेडली इट टर्न्स टू समथिंग गुड, एक गुड फॉर्च्यून बन जाता है, अच्छी चीज। या आप कह सकते हैं समथिंग जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टेरेबल लग रही हो फर्स्ट, बट उसके बाद लेटर द रिजल्ट इज समथिंग गुड, आप खुश हो जाएं उससे। या पहले आपको ट्रबल लग रहा हो, किसी चीज में प्रॉब्लम लग रही हो, और बाद में उसका जो आउटकम है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। जैसे losing that job turned out to be a blessing in disguise for him as it forced him to start his own business। अरे वाह, उसने जॉब छोड़ी बट उसका अच्छा ये हुआ कि उसको बिजनेस स्टार्ट करने की ऑप्शन मिल गई। या एक और चीज बोल सकते हैं, द लॉकडाउन इन 2020 proved to be blessing in disguise। It gave me lots of time to spend with my family। एटलीस्ट मैं अपनी फैमिली के साथ तो स्पेंड कर सकी। आगे चलते हैं नेक्स्ट ईडियम के ऊपर, जो है बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब इसका मतलब ये होता है बहुत मेहनत करना, ना केवल लेट जागना बट वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। और ना केवल वर्क करना, आई से हार्ड वर्क करना काफी लंबे देर के लिए, वर्क वेरी हार्ड फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स इन टू नाइट। या आप कह सकते हैं स्टेइंग अवेक इन नाइट, या तो आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे, या आप रीड कर रहे हो कुछ, या आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट
to submit. It was very difficult to submit this assignment. I had to burn the midnight oil to get it completed on time. Yeah, bole. My brother has a big exam next week. So he's already burning the midnight oil. I keep advising him to take it slow, भाई धीरे ले धीरे ले धीरे ले. तो इसका मतलब ये है कि हम जब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जब बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं ये उम्मीद करके कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, उसे कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल. ओके जी, अगला चलते हैं. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. इसका मतलब ये होता है कि किसी की अपीयरेंस पे जाकर उसकी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती. किसी की क्वालिटी, कैरेक्टर आप उसकी सिर्फ शक्ल देख के नहीं बता सकते. सिर्फ सरफेस पे क्या है उसको देख के आप ओपिनियन थोड़ी बना सकते हैं. तो मतलब ये कि जो आउटवर्ड अपीयरेंस है, जो आउटवर्ड आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है, ऐसा होगा वैसा होगा, दे कैन नॉट इंडिकेट समबडीज वैल्यू, नॉट एट ऑल. ना तो वो किसी चीज की वैल्यू बता सकते हैं, ना ही वो किसी चीज की वर्थ बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं. ना किसी की क्वालिटी, ना किसी का कैरेक्टर. जैसे अब ये कैंडिडेट की बात करते हैं. द कैंडिडेट डिड नॉट लुक वेरी इंटेलिजेंट, बट यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर. या मैं बोलूं दिस होटल लुक्ड अट्रैक्टिव फ्रॉम आउटसाइड, but the rooms were not well maintained. You can't judge a book by its cover. या आप बोल सकते हैं the car was small and looked unsuited for the long trip, but packed a lot of power and was very solid in fact. So you can't judge a book by its cover. चलिए जी, इसी बात पे हम अगला करते हैं. कॉट बिटवीन टू स्टूल्स. इसे ये भी बोला जाता है और फॉल बिटवीन टू स्टूल्स. मतलब दो अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास और आप फेल कर जाते हैं समझने के लिए कि कौन सा चूज किया जाए. यू फेल ड्यू टू डिफिकल्टी इन चूजिंग बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स. ये भी है और आप मिजरेबली फेल. So you come between two alternatives and so fail to fulfill, कुछ भी नहीं हो पाता पूरा. For example, मैं बोलूं this book cannot be an academic one, nor can it be popular commercial one, as it falls between two stools, ना इधर की ना उधर की. या मैं बोलूं this car neither had a good power nor gives good mileage. It falls between two stools. या मैं बोलूं this tutorial is too complicated for a beginner and too simple for an advanced student. It falls between two stools. चलिए आगे करते हैं. Cross the bridge. Cross that bridge when you come to it. अब इसका मतलब है कि अभी टेंशन मत लो, जब प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन हम तभी देखेंगे. मतलब टेंशन लेना थोड़ा पोस्टपोन करो, डिले करो. डिले टू डील विद द प्रॉब्लम ओनली व्हेन इट अराइजेस. जब आएगी तभी देखेंगे. सो स्टॉप वरिंग अबाउट इट. या रिजॉल्व अ प्रॉब्लम व्हेन इट अकर. अभी सॉल्व करने का पता नहीं आएगी प्रॉब्लम या नहीं आएगी, बट अभी टेंशन लेने का तो कोई मतलब बनता नहीं. तो हम ये कह सकते हैं टू वेट अंटिल द प्रॉब्लम कम्स अप इन ट्राइंग टू रिजॉल्व, रादर देन पहले ही हम सोचने शुरू कर दें अरे यार ऐसे होगा ये होगा. मतलब जब आएगा तब डील करेंगे. पहले हम उसके बारे में प्लान नहीं कर सकते, पता नहीं वो प्रॉब्लम आएगी भी या नहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल हम ये बोलें the weather station says that it may rain over the weekend, but we will cross that bridge when it comes. जब बारिश होगी तब देखेंगे ना, अभी तो वो बता रहे हैं. या हम ये बोलें it is sad that she is crossing the bridge
and deciding about what to do after she fails in her exam. I mean, one can cross the bridge only when it comes. क्या मालूम वो डिस्टिंक्शन के साथ पास हो जाए. तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन जो आने वाली प्रॉब्लम है उसकी नहीं लेनी चाहिए. क्या मालूम वो प्रॉब्लम हो ही ना. अब ये यूज कब किया जाता था? बहुत पहले टाइम पे जब लोग लंबे पैदल टाइम तक पैदल चलते थे, लॉन्ग ट्रेवल करते थे, या तो पैदल या घोड़े के बैक पे, हॉर्स बैक पे. तो द ब्रिज कुड नॉट बी क्रॉस्ड. पहले तो क्रॉस किया नहीं जा सकता था. ना मैप्स होते थे, ना जीपीएस होता था. सो जो ब्रिज को क्रॉस करना होता था वो एक बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन मानी जाती थी, बिकॉज रिलायबल नहीं होते थे ब्रिज. गारंटी नहीं होता था कि आप क्रॉस कर भी पाएंगे या नहीं क्रॉस कर पाएंगे. तो आज के टाइम पे वो क्रॉसिंग अ ब्रिज एक बड़ी प्रॉब्लम का संकेत है जो हम आज की डेट में यूज करते हैं. सो हमें जब भी वो आएगा, इन वेन का मतलब यहां पर ये है, वेन, जब मैं ये वेन यूज कर रही हूं इसका मतलब ये है कि आप पहले से ही बहुत सोच के बैठे, व्हाट इफ वो आए ही ना. जब आएगा तो मैं क्या करूंगी, नहीं, क्या मालूम वो आए ही ना. आगे चलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क. अब इसमें क्या होता है, नुकसान तो हो गया, अब रोने का क्या फायदा. या हम ये कह सकते हैं अब अपसेट होने का क्या फायदा, जो होना था वो तो हो चुका है. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. या आप कह सकते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, या आप कह सकते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. दोनों ठीक है, स्पिल्ड या स्पिल्ड. मतलब ये टू बी अपसेट, टू क्राई अबाउट पास्ट इवेंट्स जिसके बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी अनडन. मतलब अपसेट होना, सॉरी फील करना, जो ऑलरेडी चीज हो चुकी है. तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, मनी तो डूब गया है, बट इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. इट वॉज अ बैड इन्वेस्टमेंट, वी लॉस्ट द मनी एंड अब कुछ कर भी नहीं सकते, इट्स ओके, लेट इट बी. या मैं बोलूं, while it's sad that the result have not been good, मतलब अच्छे नहीं आए रिजल्ट आपके, but I mean there's no point or there's no use crying over spilled milk. You should focus on moving ahead and trying to do better in the next exam. So ये चीजें हमें ध्यान में भी रखनी चाहिए और याद भी करनी चाहिए. यही था आज के सेशन के लिए. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा. थैंक यू.